व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लम वमा यस्तुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न हो मायूस ए इक़बाल अपनी किश्ते वीरां से, न हो मायूस ए इक़बाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़दर, मुंतज़िमीन इजलास, अज़ीज़ बच्चों और अज़ीज़ा तालिबात, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले मैं अवामे अहले सुन्नत की तहरीक के तमाम तर ज़िम्मेदारान उलमाए किराम और अवामे अहले सुन्नत को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल की है। हमने पूरे मुल्क में ये देखा है कि जो हमारा स्कूल में पढ़ने वाला तबका है, बच्चों और बच्चियों का, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे नज़रअंदाज किया जाता है और इसका बहरहाल बहुत नुकसान हमारी मिल्लत को हुआ है। नागौर शरीफ की सरजमीन पर सरकार हुजूर सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तबारक ताला के जवारे रहमत में ये पहल हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ऐसी पहल मुल्क के हर गोशे में मुसलमानों को करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है अपने इस 55 साला ज़िंदगी में, सिर्फ मौलाना और मुफ्ती और पीर की वजह से मिल्लत का भला नहीं हो सकता है। अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती और चालाकी के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जाते जाते ये फितने का बीज बोया कि दुनिया की तालीम हासिल करने वाले अलग लोग होते हैं और दीन की तालीम हासिल करने वाले अलग लोग होते हैं। नतीजा ये हुआ जो मौलाना मुफ्ती बने वो दुनिया से जाहिल रह गए और जो डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बने वो दीन से जाहिल रह गए। गुज़िश्ता 70 साल से हमारी जमात इस दुख दर्द को झेल रही है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये समझता है मुफ्ती, मौलाना, हाफिज, कारी लोग जाहिल हैं। मुफ्ती, मौलाना, हजरत, हुजूर लोग समझते हैं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये सब लोग जाहिल हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सोच के हवाले से दोनों तबका जाहिल है, दोनों तबका, क्योंकि सिर्फ मौलाना, मुफ्ती और पीर हजरत से सुन्नियत को हम बचा नहीं सकते हैं और मिल्लत को आगे नहीं ले जा सकते हैं। और डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर के जरिए से अगर हम चाहें कि हम मिल्लत की कश्ती को साहिल मकसूद से हम किनार कर दें तो ये भी हमारी हिमाकत है। इन दोनों तबकों का जब तक आपसी तालमेल न होगा तब तक हम जिंदगी की दौड़ में दुनिया की तमाम तर कौमों से यकीनन पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आज तक हमारी सिचुएशन यही है कि दुनिया की तमाम तर वो कौमें जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तालीम का, सोच नहीं है, फिक्र नहीं है, वो तो बाज़ाब्ता तौर पर चांद पर प्लॉटिंग के ख्वाब देख रहे हैं और जिसकी मजहबी किताब का पहला मैसेज इकरा, क्वालिफिकेशन, तालीम, ग्रेजुएशन, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई रहा हो, उस कौम का दर्जा तालीम का जो मेयार है वो 2% से भी ज्यादा कम है पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में। एक सोच तो हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों की ये होती है कि आगे चल कर के हम पढ़ते हैं तो नौकरी हमें मिलती है, नहीं मिलती तो हम क्यों पढ़ें। एक घटिया सोच है ये। सबसे पहले मैं अपने बच्चों और बच्चियों से ये गुजारिश करूंगा, आप जरा अपनी बात को गौर से सुनिए। तालीम नौकरी हासिल करने के लिए नहीं होती है। आप ग्रेजुएट बनते हैं ना, क्वालिफाइड बनते हैं आप, तो ये तालीम जो आपने हासिल की है ये नौकरी के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है।
बल्कि ये मुआशरे में बदलाव लाने के लिए, अच्छी सोच के लिए है, बड़ी बुलंद फिक्र के लिए है, कुछ कर गुजरने के लिए तालीम होती है, पैसा कमाने के लिए तालीम नहीं है। वरना तालीम हासिल करने वाले लोग और वो लोग जो बिजनेस और धंधा करते हैं, अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो हमें ये लगता है कि जो आदमी अंगूठा टेक है वो ग्रेजुएट से ज्यादा पैसा कमाता है। इसका एहसास तो आपको भी होगा ना। जो लोग अंगूठा छाप हैं वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो तालीम पैसा कमाने के लिए मत हासिल कीजिए, तालीम इसलिए हासिल कीजिए मुआशरे में आप रोशनी पैदा करें, मुल्क का सर फख्र से बुलंद करें, अपनी कौम को आगे ले जाएं, अपने मुस्तकबिल के आने वाली नस्लों को इल्म से इतना लैस कर दें कि दुनिया के किसी रास्ते में कोई भी नकबजन उनके अंदर नकबजनी करके जिंदगी से खिलवाड़ न कर सके। यह है तालीम का बुनियादी मकसद। हमें यह पहले सबसे पहले गौर करना होगा कि हम तालीम इसलिए हासिल करें। दूसरी बात, तालीम हासिल करने का कोई विकल्प नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है, मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है। वेस्टेज माल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, काम के माल कम होते हैं। आपने देखा होगा घर में हमारे रोजाना जिसके यहाँ भैंस और गाय होती है ना, दूध को दही जमाते हैं और फिर उससे छाछ पैदा करते हैं और फिर उसके बाद उससे मक्खन निकालते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम जब रात में एक मटके में दही जमाते हैं, दूध को भर करके पूरी रात आग के जरिए से हम उसे सेंक देते हैं, सुबह में जब उसे बिलोया जाता है तो छाछ से तो पूरा का पूरा मटका भर जाता है और मक्खन कितना मिलता है? 100 ग्राम। ठीक है। गेहूं की फसल का मौका आता है, आप देखते हैं किसान ने गेहूं की बुवाई करी, अब जब उसको थ्रेशर के जरिए से गेहूं का दाना अलग किया, भूसा अलग किया, दोनों की ढेरी आप लगा दीजिए, अंदाजा है आपको कि ढेरी कौन सी ज्यादा है, भूसे की कि गेहूं की? भूसे की ज्यादा है। कपास की खेती हमारे राजस्थान में होती है, अगर रुई को एक साइड में रख दें, कपास के डंठल को एक साइड में रख दें, तो दोनों के ढेर में फर्क नजर आता है ना, कि डंठल ज्यादा है, रुई कम है। लेकिन चीजों को हमेशा क्वांटिटी के एतबार से नहीं परखा जाता है, कभी कभी क्वालिटी भी देखी जाती है। भूसा के सामने गेहूं है तो गेहूं के मुकाबले में भूसा की कोई अहमियत नहीं, हालांकि भूसा क्वांटिटी में है, गेहूं की क्वालिटी है। मक्खन 100 ग्राम है, लेकिन छाछ जो नाद भर गई है, उस छाछ की हैसियत 100 ग्राम मक्खन के सामने कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसकी क्वालिटी है, छाछ की क्वालिटी नहीं है। ऐसे ही कपास के मुकाबले में उसके डंठल की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रुई की कपास की क्वालिटी है और इसकी क्वांटिटी है। तो चीजों को हमेशा मेयार पर जब परखा जाता है, तुलना की जाती है, तो क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। और क्वालिटी का एतबार हर दौर में रहा है। पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां, स्टूडेंट सारे पढ़ रहे हैं, मगर इनमें क्वालिटी तो कुछ कमी निकलती है। जैसे भी हमारे साबिक स्पीकर फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे कि हमारे बच्चे IAS अफसर, IPS और फलां फलां बनते हैं ना, कितने बनते हैं हमारे? ये क्वालिटी बहुत कम निकलती है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमारी कौम में ये क्वालिटी कम क्यों निकलती है। आज के 700 साल पहले तक पूरी दुनिया मुसलमानों की मोहताज थी इल्म के मामले में, पढ़ने के मामले में। यूरोप का अंग्रेज जो आज बहुत हाई फाई जिंदगी गुजारता है, वो भीख मांगने आता था स्पेन की सरजमीन पर, जो मुसलमानों का मदरसा और मकतब चलता था, वहां लाइन लगा करके वो एडमिशन लेता था, पढ़ के जाता था, तो उसके मुल्क में उसकी जय जयकार होती थी, मुसलमानों के मदरसे से पढ़ के आया। आज हमारे यहाँ मदरसों का मेयार क्या है? मदरसे सिर्फ मौलाना और हाफिज निकालते हैं। स्कूल जो हमारे हैं उसमें जो पढ़े लिखे बच्चे BA, BCom, MA, MCom, M.Ed, B.Ed वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो MBA, MCA वगैरह वगैरह। कुछ डॉक्टर निकलते हैं, कुछ PhD कर लेते हैं, फिर भी ये घूमते फिरते रहते हैं। मैंने अर्ज किया कि तालीम का कोई विकल्प नहीं है।
अभी गुज़िश्ता 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 38 स्टूडेंट मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने जज का इम्तिहान पास किया और उन्होंने जज की पोस्टें संभाली। पढ़िए तो पहले आप 12वीं पास करने के बाद आप धंधे में लग जाते हैं, दिमाग आपका घूमने लगता है, नाचने लगता है, फिर कैसे नौकरी आपको मिलेगी? नौकरियां मिलती नहीं है, नौकरियां छीनी जाती हैं। आसानी से कोई किसी का हक नहीं देता, ये दौर ऐसा है। हक लेना है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, कुछ अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी, अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। आपने ये भी सुना होगा गुज़िश्ता 3 साल पहले फैसल नाम का एक स्टूडेंट जो कश्मीर का था, उसने इंटरनेशनल पैमाने पे, मुल्की पैमाने पे, ऑल इंडिया पैमाने पर उसने कंपटीशन फाइट किया था और वो IAS अफसर बना। अभी उसने ये नौकरी छोड़ करके पार्टी कोई बनाई है और अभी बाहर मुल्क जा रहे थे, वो तुर्की इस्तांबुल, तो उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वही महीना भर पहले की बात है। पढ़िए, मैंने अर्ज किया ना आपसे, तालीम का कोई विकल्प नहीं है। और तालीम इस सोच से मत हासिल कीजिए कि आपको नौकरी मिले। तालीम इसलिए हासिल कीजिए कि आप जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे को रोशन और ताबनाक बनाएंगे। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखे। कलम की ताकत आप जानना चाहते हैं, आप जाइए साउथ इंडिया में, घर बैठे बैठे केंद्र की तमाम तर योजनाओं को हुकूमत के हलक से निकालकर कैसे लाया जाता है, ये साउथ इंडिया का इंसान जानता है, कलम की ताकत की बुनियाद में। हमने इस कलम को सिर्फ इसलिए ले रखा है, चंद 4 लाइन खींच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। इसकी ताकत बहुत ऊंची है। आप सोच सकते हैं इल्म का म्यार कितना ऊंचा है। अगर एक चाय बनाने वाला इल्म के मामले में म्यारी हो जाए तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। अरे बना नहीं बना, इल्म है ना, क्वालिफिकेशन है। तो जब चाय बेचने वाला तालीम हासिल करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर हम मेहनत करके क्वालिफाइड बनते हैं तो क्या हम कुछ नहीं बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, पर उसके लिए हौसला चाहिए, बेदारी चाहिए, जागरूकता चाहिए। और हमारी कौम में दरअसल नाउम्मीदी का एक बहुत लंबा पीरियड गुजरा है। अरे हमारा कुछ क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे? सबसे पहले हमें अपनी फजूल खर्चियों पे कदगन लगाना होगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो साल भर में हमारे हजारों लाखों रुपए फालतू खर्च होते हैं, मेला के नाम पर, ठेला के नाम पर, चादर के नाम पे, गागर के नाम पे, फूल के नाम पे, जानते हैं, जुलूस के नाम पे। काश ये पैसे रोक करके कौम के बच्चों और बच्चियों को ग्रेजुएट करने पे इस्तेमाल किए जाएं। अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई कौम तालीम के मामले में मुसलमान से आगे नहीं जा सकती। हमारे नबी ने तो एक ही किताब पढ़ाई थी ना, कुरान शरीफ, अपने सहाबा को। लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज सब मौजूद थे वहां पर। मस्जिद नबवी की चटाई होती थी और नबी पढ़ाते थे, सिर्फ कुरान पढ़ाते थे। मगर ऐसे ऐसे जर्नियर निकले जिन्होंने रूम, ईरान, मुल्क फारस, शाम, दारी मुल्कों को अपने पैरों तले रौंद कर बता दिया, मुसलमान किसी कौम से पीछे नहीं होता है। पढ़िए पहले आप जी, तशरीफ लाए हुजूर, तालीम हासिल कीजिए। अजीज बच्चों और प्यारी बच्चियों, हमें अपने मुस्तकबिल का बहरा एक टारगेट रखना होगा। ख्वाब देखिए, ख्वाब कभी छोटे मत देखिए। प्यारे बच्चों, मेरी गुजारिशात पे आप गौर करें। ख्वाब कभी छोटे मत देखें। आप जब भी ख्वाब देखें, बहुत बड़ा ख्वाब देखें। जब आपका एक टारगेट होगा, हदफ होगा, एक निशाना होगा, तो वहां तक पहुंचने की आप कोशिश करेंगे। अगर आपने ख्वाब ही छोटा देखा है कि यार कोई 15 बाई 15 का एक मकान बन जाता तो हम इसमें रह लेते, जिंदगी गुजार लेते, खैरियत से जीवन हमारा समाप्त हो जाता, छोटा ख्वाब मत देखिए, हमेशा बड़े ख्वाब देखने की कोशिश कीजिए। जब बड़ा ख्वाब देखेंगे तो ख्वाब को पूरा करने के लिए, उस टारगेट और हदफ तक पहुंचने के लिए आप मेहनत करेंगे। और याद रखिए, आका फरमाते, मन जद्द वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। कोशिश कीजिए। कलम बहुत बड़ा ताकतवर है।
नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की। रब ने खामखा तो कलम की कसम को नहीं उठाया है ना, अल्लाह कसम बयान फरमाता कलम की। जो कुछ कलम लिखता है उसकी भी कसम अल्लाह ने उठाई है, ताकि बंदों को यह पता चले कि कलम का मेयार क्या है, कलम का मकाम क्या है। इल्म हासिल कीजिए। सरकार फरमाते तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अखलाक को, हाव भाव को अल्लाह के अखलाक में तब्दील कर दीजिए। यानी कि खुदाई अखलाक जो है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने अखलाक को खुदाई अखलाक का रंग दे दीजिए। इसको आप कैसे कर सकते हैं? खुदाई अखलाक क्या है? वो अखलाक मुस्तफ़ा है, जो नबी रहमत का अखलाक है। आप सोच सकते हैं अखलाक से दुनिया को फतेह किया जा सकता है। आज हम घर में देखते हैं बाप, भाई, बहन, माँ छोटे बच्चों को अपने से छोटे अबे तबे यानी क्या 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 के पुकारते हैं, डांटना, फटकारना। ये इस्लाम सबक नहीं देता इस बात का। हमारे नबी ने जो आपकी तालीमात हैं, जब मदीने गलियों से गुजरते थे ना, छोटे बच्चों को चल के आप सलाम करते थे। बच्चा रास्ते मिलता हुजूर का रास्ता रोक लिया करता था और कहता कि रसूलुल्लाह हमारा ये पैसा है, आप फलां दुकान से मेरा सामान लाके मुझे आप दे दें। हुजूर उसका सामान लाते, उस बच्चे को देते, बच्चा खुश होता, सरकार खुश होते और बच्चे चले जाते। आज अगर हमसे कोई कह दे, हमारा स्टूडेंट हमारे साथ जो बच्चा हमारा पढ़ता है, अगर हमसे कह दे मौलाना साहब जरा फलां सामान बाजार से मेरा ला दीजिएगा, तो हमारी पेशानी पे बल पड़ जाए। तेरी जुर्रत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दिलों को अखलाक से जीता जाता है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, मेरा आका फरमाता वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। अखलाक सुधारिए। सिर्फ तालीम से भी काम नहीं बनने वाला है, तालीम के साथ अखलाक जरूरी है। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे हिंदुस्तान पे ना, उसके बाद सोमनाथ फतेह किया था। शहाबुद्दीन गौरी भी पिट करके गए थे, वापस आके फिर मुल्क हिंदुस्तान फतेह हुआ था। फतेह कब हुआ? जब दिलों की दुनिया को फतेह करने वाला एक दुर्वेश कामिल अजमेर की सरजमीन पर आया और उसने दिलों की दुनिया को फतेह करना शुरू किया। जब दिल फतेह हो जाते तो सर फतेह हो जाते। दिल फतेह की, और दिल फतेह करने के लिए अखलाक बुनियादी जरूरत है। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो सबक हमारे इस्लाम ने हमें दिया है, रब की इज्जत की कसम किसी भी मजहब के पास ये सबक मौजूद नहीं है जो हमारे मुसलमानों के पास है। हमें पढ़ने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा, दुनिया की तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट, बच्चे और बच्चियां अपने आप को दीन से बेगाना न समझें, और मुफ्ती मौलाना हाफिज कारी पीर बनने वाले लोग दुनिया की तालीम से गूंगे, बहरे और अंधे न बन जाएं। अगर ऐसा रहा तो ये तारीक रातें और तारीक दिन और लंबे समय तक हमें किसी मकसद के इंतजार के लिए मजबूर कर सकती हैं। इल्म हासिल कीजिए नबी के अखलाक की रोशनी में। सिर्फ इल्म भी इंसान को कामयाबी नहीं दे सकता है। अगर नबी का अखलाक छोड़ करके इल्म हासिल किया जाए तो वो इल्म दरिंदा बना देता है, इंसान को वैशी बना देता है, खूंखार बना देता है। मैं एग्जाम्पल पेश करूंगा आपके सामने। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करने वाले क्या घसियारे लोग थे? क्या हमारे नागौर जिले में किसी किसान के खेत में खेत की जुताई करते थे वो लोग? नहीं, ग्रेजुएट लोग थे, क्वालिफाइड लोग थे। नागासाकी, हिरोशिमा पे बम बरसाने वाले लोग क्या तांगा चलाते थे? जी नहीं, क्वालिफाइड लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। फिर ऐसा क्या हुआ यार, ये पढ़े लिखे लोगों ने इंसानी आबादियों पे बम क्यों बरसाए? वजह सिर्फ ये उनके पास अखलाक मुस्तफा नहीं था। तालीम थी, अखलाक मुस्तफा नहीं था। अगर नबी के अखलाक को छोड़ के इल्म हासिल किया जाएगा तो ऐसा इल्म इंसान को दरिंदा और जानवर बना देता है, और नबी के अखलाक की रोशनी में तालीम हासिल की जाए तो एक दरिंदा सिफत इंसान
इंसानियत के रहमो करम का पैकर बन जाता है और एक तन्हा मोइनुद्दीन 90 लाख काफिरों के दिलों में कलमे की रोशनी जागृत कर देता है। अखलाक, मोहब्बत, प्यार, ये सीखने की जरूरत है। इल्म हासिल कीजिए, इल्म का कोई जोड़ नहीं है। साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा हुआ था, किसी कौम को मारने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है, किसी कौम को मारने के लिए आइटम बम की जरूरत नहीं है। किसी कौम को मारना हो ना तो उसका निजाम तालीम डिस्टर्ब कर दो, खुद लोग मर जाएंगे। नकल करने की छूट दे दो। अपने राजस्थान में तो कुछ कम हिसाब किताब है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए तो बाज़ाब्ता सेटिंग होती है। आप एक दिन पढ़ने ना जाएं, लेकिन आप जितना पैसा देंगे उस हिसाब से आपको डिग्री मिल जाएगी। पढ़ा कुछ नहीं है, ग्रेजुएट हो गए, क्वालिफाइड हो गए। और ऐसी सेटिंग होती बाज़ाब्ता तौर पर, जिस स्कूल में इम्तिहान होता है उसकी खिड़कियों पे बंदरों की तरह 10-10, 20-20 लोग लटके रहते हैं पुर्जी देने के लिए। बेटे नकल कर लेना, कुछ तो पूरी बुक्स लेके जाते हैं अपनी अपनी, 2-2, 3-3 साथ में, और ढंग से नकल करते हैं। क्यों? टीचर जो गाड़ी कर रहा होता है ना, वो पैसे खा चुका होता है, इसलिए उसको परवाह होती नहीं, नकल करो तुम। लेकिन ये दरअसल तालीम के साथ खिलवाड़ है। नकल करने से कोई पास होता है तो यार उसको पास नहीं कहते हैं। साथियों, अजीजों, प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, अपनी सलाहियत को बरूए कार लाइए, मेहनत कीजिए, और जब आप मेहनत करेंगे तो मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं हमें इस नंबर में से इतने नंबर मिलने ही चाहिए जो हमने पर्चे हल किए हैं। आपने यकीनन महसूस किया होगा जब आप स्कूल में कभी बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो जब आपकी पूरी टोली एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलती है तो आपस में लोग डिस्कस करते हैं ना जी। अभी 5 ही मिनट बाकी रह गया, आधा घंटे में। बाहर निकलने के बाद लोग क्या करते हैं? लोग यही करते हैं ना, अरे तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, क्या कौन सा तुमने सवाल का जवाब दिया, कौन सा नहीं दिया। तो जो लोग दिए रहते ना सवाल का जवाब, वो बड़े फख्र से कहते हैं मैंने इस सवाल के जो लाजमी जवाबात थे मैंने दे दिए हैं, और मुझे पूरा यकीन है अपनी मेहनत पर कि मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए। लम संप वही नंबर उसे मिलते हैं जो उसने आंकड़ा लगाया होता। क्यों? मेहनत की ना उसने। और जिसने मेहनत नहीं की होती है तो वो कभी इधर रखता, भाई साहब क्या इसका जवाब क्या है, जनाब इसका जवाब क्या है, उसको पूछता तो ताक झाड़ने लगा, उसको तो फेल ही ना मर्द को। तो उस साउथ अफ्रीका के यूनिवर्सिटी की जो गेट पर लिखा हुआ था ना कि निजाम तालीम डिस्टर्ब कर दो, कौम मर जाएगी। ऐसे स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले डॉक्टर मरीजों को मौत की नींद सुलाते रहते हैं, लॉयर आदमियों को जेल में पहुंचाते रहते हैं, जज लोगों की मौत का सामान बन जाते हैं, मौलाना लोग निकलते हैं, सारा बिगाड़ा ही होता है। इंजीनियर निकलता है तो वो पुल बनाता है, बनाने के बाद 2 महीने के बाद पुल धराशायी हो जाता है। बिल्डिंग का प्लान बनाता है, वो भी धंस जाती है बिल्डिंग। क्यों? निजाम तालीम गड़बड़ होगा तो जो प्रोजेक्ट सामने आएगा वो भी गड़बड़ होगा। इसलिए हमें अपना एक हदफ मुतय्यन करना है कि हमें करना क्या है। 10वीं 12वीं पास करने के बाद हमारे बच्चों और बच्चियों को कम से कम ये डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। मैं अवामे अहले सुन्नत की तहरीक के ज़िम्मेदारों से हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह हैदरी साहब की बिला, मौलाना मुबारक साहब की बिला, इनके रफ़क़ा से गुजारिश करूँगा ऐसे प्रोग्रामात, सिर्फ ये पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ ना अपने राजस्थान में जो बच्चों का इस तरह स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम किया गया, वरना इन्हें तो नेगलेक्ट किया जाता है ना। जो भी हाईलाइट करना है वो मौलाना को, तालिब इल्म को, हाफिज साहब को, कारी साहब को, इस तबका को हमने छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ, ये तबका जब हमसे दूर हुआ तो वहाबियों की गोद में, देवबंदियों में जा पहुंच जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, मेहनत करें, आप मशक्कत करें, कोशिश करें, आधी रोटी खाएं, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं आप।
सादात मारहरा का ये फरमान, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है, इल्म नूर है, और इल्म नौकरी के लिए नहीं बल्कि मुआशरे में सुधार के लिए हासिल किया जाए। फिर मैं मुबारकबाद के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। अल्लाह इस कमेटी को और तौफीक बख्शे कि ऐसे प्रोग्राम ये करते रहें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल सुधरता रहे, और ऐसे प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर वकीलों को, डॉक्टरों को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, जिम्मेदार उलमा को बुला करके बच्चों को ये डायरेक्शन दिया जाए कि 10वीं 12वीं के बाद आप कौन सी लाइन इख्तियार करके कामयाबियों की मंजिल से हमकिनार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।